नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक दुखद खबर के साथ, क्योंकि संतूर का तार टूट गया है। नहीं रहे मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। मुंबई में 84 साल की आयु में हृदयाघात से पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वो दुनिया को छोड़कर चले गए। दरअसल 6 महीने से गुर्दे से संबंधित बीमारी से वो जूझ रहे थे, लगातार बीमार चल रहे थे। हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन अंत में वो दुनिया छोड़कर चले गए। पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया, दुख जताया। दरअसल 13 जनवरी 1938 को जम्मू में पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ था। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा भी जाने माने गायक थे। 5 साल की उम्र में, महज 5 साल की उम्र में पंडित शिव कुमार शर्मा की संगीत शिक्षा शुरू हुई, जो अनवरत जारी रही। 13 साल की उम्र में शिव कुमार शर्मा ने संतूर सीखना शुरू किया। जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है संतूर। पंडित शिव कुमार को ही जाता है संतूर को इंटरनेशनल फेम दिलाने का श्रेय। जरा सोचिए, महज जेब में 500 रुपए लेकर मुंबई आए थे पंडित शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया के साथ चांदनी और लम्हे फिल्म में उन्होंने संगीत दिया। वो संगीत के जरिए दुनिया भर में हमेशा के लिए अमर हो गए, लेकिन अफसोस, शारीरिक तौर पर वो दुनिया छोड़कर चले गए। और अब बात करते हैं दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की जिनको नुकसान हुआ है। अडानी, अंबानी समेत दुनिया के शीर्ष अमीरों की दौलत घट गई है। पहले पायदान पर काबिज एलन मस्क को भी जोर का झटका लगा है। उनकी नेटवर्थ 18.5 अरब डॉलर कम होकर 229 अरब डॉलर पर पहुंच गई। बिलियनियर इंडेक्स के रियल टाइम आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर अरबपतियों की संपत्तियों में गिरावट दर्ज की गई है। ट्विटर डील के बाद से ही दर्ज की जा रही मस्क की संपत्ति में गिरावट। वहीं इस अवधि में गौतम अडानी की संपत्ति 5.19 अरब डॉलर घटी है, और इसी दौरान गिरावट के बाद उनकी नेटवर्थ रह गई 115 अरब डॉलर। साथ ही मुकेश अंबानी को भी उठाना पड़ा 4.24 अरब डॉलर का नुकसान, और इस कमी के बाद अंबानी की नेटवर्थ भी कम होकर 92.1 अरब डॉलर रह गई है। दरअसल इंटरनेशनल बाजार के अंदर जिस तरीके से कीमतें बेहताशा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसका असर इंटरनेशनल शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है और भारतीय शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। यहां तक कि क्रिप्टो भी 40 से 50% तक टूट चुकी है, और जितने भी बड़े अरबपति हैं उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और जैसे जैसे मार्केट गिर रही है उनकी नेटवर्थ में भी कमी आ रही है। लेकिन बात अगर महंगाई की करें तो मानकर चलिए अभी महंगाई और सताने वाली है। महंगाई से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अप्रैल में 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के आसार हैं। रिसर्च फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति अपने उच्च स्तर पर है और आने वाले समय में यह और बढ़ने की संभावना है। सबसे उच्च महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्थाओं में 4 देशों के नाम सबसे ऊपर हैं। इनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है। लेकिन अब मानकर चलिए तीनों अन्य देशों को आप मिला भी लेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश के जितने ही हो पाएंगे। तो जरा सोचिए, इन देशों के बीच में अगर भारत के अंदर मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है तो इसके मायने क्या है। लिस्ट में शामिल देशों को महंगाई काबू करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत, और इसके लिए अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 40 पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। 4.40 उसको किया गया था, और उसकी वजह से जितनी भी ईएमआई है, जो वेरिएबल ईएमआई है, उन सब में इजाफा हुआ। दरअसल उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ईएमआई की दर बढ़ जाएंगी तो जेब के अंदर पैसा कम बचेगा, जेब के अंदर पैसा कम बचेगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो उसकी वजह से महंगाई कंट्रोल होगी। ऐसे अभी और कदम उठाए जा सकते हैं जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, ये कहते हुए कि महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर पहुंची हुई है, अप्रैल के महीने में महंगाई से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
और अब बात करते हैं उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार को धार देने पहुंचेंगे कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार के लिए जा सकते हैं। पार्टी की तरफ से सोमवार को जारी की गई सूची में दोनों नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है बीजेपी के चेहरे। वो खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें यहां से मैदान में उतारा गया है। इस सीट से, चंपावत सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया। खटीमा से लगती हुई सीट है। इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमला कर रही है कि जो खटीमा से नहीं जीत पाए उसका असर सीमावर्ती सीट पर भी रहेगा, निकटवर्ती सीट पर भी रहेगा। और इसलिए कांग्रेस मानकर चली कि अपनी मैक्सिमम संख्या को यहां इस्तेमाल करेगी। वहीं कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को अपना प्रत्याशी बना दिया है। 11 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगी निर्मला गहतोड़ी। आम आदमी पार्टी को नाकाम बता कांग्रेस ने लगाई अमित शाह से गुहार। मोहाली विस्फोट मामले को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया और कहा कि विस्फोट की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपी जाए। पंजाब सरकार इस मामले को संभालने में सक्षम नहीं है और न ही उसकी ऐसी मंशा है। ये सरकार पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक साबित हो रही है। जरा सोचिए, जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कुछ सालों पहले तक बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर कहती थी, अब वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कटघरे में लेते हुए कह रही है कि बीजेपी जांच कराए, केंद्र में बैठे बीजेपी जांच कराए कि जिस तरीके से मोहाली में विस्फोट हुआ है, आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं उसकी जांच कराने के लिए और न ही उनके इरादे हैं जांच कराने के लिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक साबित हो सकती है पंजाब में आम आदमी पार्टी। और अब बात करते हैं साल के पहले चक्रवाती तूफान यानी कि आसानी की, जो अपना असर दिखाएगा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में। तूफान दिखाएगा असर। अगले 24 घंटे की बात की जाए तो तटीय इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जरा सोचिए, जब ये तूफान आ रहा था उस वक्त जो जानकारी थी उसमें इसकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताई गई, लेकिन जैसे जैसे तट की तरफ बढ़ रहा है रफ्तार बढ़ रही है और रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है। इलाकों में अगले 24 घंटे में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी तूफान का असर दिखाई देगा। 11 से 13 मई तक बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। खराब मौसम से विशाखापट्टनम में 23 और चेन्नई में 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इनमें हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं। अगले 24 घंटे में ओडिशा की मलकनगिरी, गजपति, गंजम, पुरी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मछुआरों को भी 13 मई तक समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई। आसानी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने दौरे रद्द कर दिए। गुजरात मॉडल नहीं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आदिवासियों के बीच राहुल गांधी की हुंकार। गुजरात में 27 साल से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस और राहुल गांधी ने दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया है। मोदी के विकास के मॉडल को नकार कर नया गुजरात बनाने का वादा किया है और कहा कि मोदी के विकास मॉडल सिर्फ चंद बड़े उद्योगपतियों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जिनमें आम नागरिक, आदिवासियों और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसा गुजरात बनाने का जो कॉर्पोरेटिव मॉडल पर आधारित हो और जनता की आवाज पर सरकार चल सके। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को भी लोगों के सामने रखा गया। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश की, जहां लगातार संकट गहराता हुआ। बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार का घर से रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। दरअसल कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं महिंद्रा राजपक्षे। प्रदर्शनकारियों के डर से परिवार का रेस्क्यू किया गया है। जरा सोचिए, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे देश को सुरक्षित रखने की, वो खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने के मामले में जमानत मिली है। लंबे समय के बाद आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर किया गया, लेकिन फिर भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाए। नई शिकायत ने रोका जेल से बाहर आने का रास्ता। एक और मामले की वजह से आजम खान का इंतजार लंबा होने वाला है। पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और अंदर से ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। और अब बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जताई नाराजगी। कहा कि तब तक रुकवा क्यों नहीं देते राजद्रोह कानून। सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने पूछा, हमारी नोटिस महीनों पहले की है, पहले आपने कहा कि दोबारा विचार की जरूरत नहीं है, अब आपने हलफनामा दिया है, आखिर आप कितना वक्त लेंगे, सवाल पूछा गया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है और अदालत ने लोगों के अधिकार की रक्षा को लेकर यह सवाल पूछा। सरकार ने कहा कि कानून पर कर रहे हैं विचार, सुनवाई टाली जाए। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने किया विरोध। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई। और अब बात करते हैं किरीट सोमैया और संजय राउत की, जिनके बीच ऐसा लग रहा है मानो चूहे बिल्ली का खेल जारी। किरीट की पत्नी मेघा सोमैया ने संजय राउत की शिकायत की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मानहानि करने की शिकायत की गई। संजय राउत ने किरीट सोमैया के परिवार पर नए आरोप लगा दिए और कहा कि जिन कंपनियों के खिलाफ जांच करती है केंद्रीय एजेंसियां, उन कंपनियों से सोमैया परिवार की एनजीओ को मिलता है चंदा। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को करनी चाहिए जांच। दरअसल शिवसेना के प्रवक्ता हैं राज्यसभा सांसद संजय राउत। वहीं मेघा सोमैया ने मुलुंड के नवघर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कई सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने और इसको लेकर डिप्लोमेसी भी शुरू हो चुकी है, डिनर डिप्लोमेसी भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सौरव गांगुली के घर का डिनर किया था। तारीख थी 6 मई। दरअसल 6 मई को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर पहुंचे थे अमित शाह। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार अटकलें शुरू हो गई। राज्यसभा में हो सकता है सौरव गांगुली की पत्नी डोना का नामांकन। मशहूर ओडिसी नृत्यांगना है डोना गांगुली। कलाकार कोटे से राज्यसभा में जा सकती हैं डोना गांगुली। रूपा गांगुली पत्रकार स्वपन दास गुप्ता का कार्यकाल भी पूरा होने के करीब है। डोना ने 6 मई को विक्टोरिया मेमोरियल में नृत्य का कार्यक्रम किया था। डोना के नृत्य के कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद थे। बात करते हैं कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक की। दरअसल सीडब्ल्यूसी बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 टूक। बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार सरकार गिराने के प्रयासों को लेकर 2 टूक। उन्होंने कहा कि राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, बीजेपी कर रही भ्रम फैलाने का काम। जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हर बार बीजेपी के इस प्रयास को विफल किया हमारी कार्यकर्ताओं ने। इसके साथ ही बैठक में गहलोत ने जताया आलाकमान का आभार और कहा कि पहले तो मैं सोनिया जी और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। चिंतन शिविर के लिए राजस्थान को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से कांग्रेस को और संगठन को मजबूती देगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक सफल कार्यक्रम करवाने का विश्वास दिलाया है। कल दिल्ली में आयोजित हुई थी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। बात राजस्थान की, तो राजस्थान से लगते गुजरात की भी करते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी। दलित और आदिवासी समुदाय की तरफ बीजेपी का विशेष फोकस है। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक नहीं है दलित और आदिवासी। राज्य की सभी 182 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है बीजेपी और इसके लिए बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी है बीजेपी। अब तक अविजित विधानसभा सीटों को भी जीतने के प्रयास में बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि गुजरात को जीतना बीजेपी के लिए 2024 में उतरने से पहले बेहद जरूरी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं। गुजरात के मॉडल को ही पूरे देश भर में बीजेपी प्रचारित करती है। ऐसे में एक बार फिर से
गुजरात में जीतना बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर भी बेहद जरूरी है और बीते चुनाव में जिस तरीके की कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, उसके बाद बीजेपी और ज्यादा एक्टिव मोड पर और उन सीटों पर भी फोकस किया जा रहा है जो अभी तक बीजेपी के लिए अविजित रही यानी कि जिनको अभी तक बीजेपी जीत नहीं पाई है और इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट उन सीटों पर बीजेपी लगातार कर रही है। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में स्मृति ईरानी के लेख की। उन्होंने लिखा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये सरकार की नीति है। हर मामले में हो रहा महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना से सशक्तिकरण हुआ है। महिला को घर की मुखिया के रूप में मिल रही मान्यता, नारी शक्ति को देश के मुख्य धारा में ला रही केंद्र सरकार। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने इस लेख के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि इन योजनाओं के जरिए किस तरीके से महिला सशक्तिकरण हो रहा है। भारतीय रेलवे बोर्ड में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिए 2 साल के कोर्स तैयार करने के लिए कमेटी बनी है। भारतीय रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कैडर के परीक्षाधीन अधिकारी के लिए एक कोर्स है। NAIR के जनरल डायरेक्टर वडोदरा को बनाया गया है कमेटी का चेयरमैन। डायरेक्टर जनरल IRICEN पुणे, डायरेक्टर जनरल IRIEEN नासिक, डायरेक्टर जनरल IRIFM सिकंदराबाद, डायरेक्टर जनरल IRIMEE जमालपुर, डायरेक्टर जनरल IRISET सिकंदराबाद और डायरेक्टर जनरल IRITM लखनऊ। इसके अलावा PED HR रेलवे बोर्ड को बनाया कमेटी का सदस्य। डिप्टी डायरेक्टर जनरल NAIR वडोदरा को बनाया गया है कमेटी का संयोजक। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का हार्दिक प्रेम, गुजरात सरकार वापस लेगी केस, कोर्ट ने भी मंजूरी दी। ADJ प्रशांत रावल ने सरकार की याचिका विचारार्थ स्वीकार की है और कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं कि कोई अदालत इसे वापस लेने से इनकार कर दे। अहमदाबाद सत्र न्याय अदालत ने गुजरात सरकार को अनुमति दी है। 20 मार्च 2017 को रमोला पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी। हार्दिक पटेल और 16 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। लोगों को इकट्ठा करने, दंगा भड़काने, हमला करने के आरोप लगाए गए थे। कार्यवाहक गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल।